So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about angle of friction and angle of repose. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So जैसे आता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एग्जामिनेशन के लिए भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन होता है। एग्जामिनेशन में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज या फिर व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इनकी डेफिनेशन और जो इनका ये सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन आता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। जैसे हम डेफिनेशन मतलब बोलेंगे उसी तरह से आप इसको जो डायग्राम है डायग्राम्स की हेल्प से समझ जाएंगे। जैसे इसका डेफिनेशन आती है द एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड टू द होरिजेंटल व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। मीन्स इसका क्या मतलब है कि जो हमारा इंक्लाइंड वाली सरफेस है वो होरिजेंटल से कितना एंगल बनाएगा किस टाइम पर, जब भी जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंक्लाइंड सरफेस पर वो क्या कर देगा, वो स्लाइडिंग करना स्टार्ट कर देगा। मीन्स अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मीन्स कोई सरफेस बिल्कुल सीधी है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, मीन्स कोई इसमें स्लाइडिंग नहीं होगी, वहां पर वो स्टैटिकली रखा रहेगा। लेकिन अगर हम उसको हल्का हल्का इंक्लाइन करने लगे तो वो किसी ऐसा एंगल आएगा कि वो मतलब किसी ऐसे एंगल पर सरफेस चला जाएगा कि वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर देगा उस सरफेस से स्लाइडिंग करना। तो वही जो हमारा एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से, वही एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ रिपोज। सिंपल सी हमारी इसकी डेफिनेशन आती है। अब आता है इसका हमारा एक तो डायग्राम, एक आती है हमारी इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन तो बहुत छोटा सा सिंपल सा, सिर्फ डायग्राम हमें समझना है। डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये इसके ऊपर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसने बिल्कुल जस्ट अभी स्टार्ट मतलब इस एंगल पे जस्ट स्लाइडिंग क्या है स्टार्ट की है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास हमें पता है क्या हमेशा कहाँ पर वर्क करेगा, मीन्स जो हमारा mg वाला फोर्स होगा वो हमेशा डाउनवर्ड मीन्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ के मतलब वर्क करेगा। तो mg आ जाता है हमारा डाउन साइड, और जो रिएक्शन फोर्स होता है ऑब्जेक्ट पे वो लगता है हमेशा उसके नॉर्मल में, मीन्स उसके परपेंडिकुलरली लगता है। तो ऑब्जेक्ट जैसे इस तरह रखा हुआ है तो सरफेस भी हमारी इनक्लाइंड है, तो इनक्लाइंडली मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसके परपेंडिकुलर हमारा जो रिएक्शन फोर्स है वो लगेगा। तो आगे की साइड हमारा ये mg आ जाता है, mg को हम कर देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में मतलब इसको तोड़ देते हैं। तो mg को जिस साइड हमारा थीटा होता है उस साइड बन जाता है हमारा mg cos थीटा, और दूसरी साइड बन जाता है हमारा mg sin थीटा। थीटा हमारा यहाँ पर है, ये वाला थीटा इस थीटा के इक्वल हो जाता है क्योंकि अल्टरनेटिव अपोजिट एंगल की हेल्प से हम इसको आपस में इक्वल कर देते हैं। तो ये आ जाता है हमारा mg sin थीटा, ये mg cos थीटा। डाउन साइड में है हमारा mg, और जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है वो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। और जैसे जैसे आपको पता है हमारा कोई ऑब्जेक्ट है वो स्लाइडिंग करना स्टार्ट करेगा, वहां पर कौन सा फ्रिक्शन वर्क करता है, वहां पर हमारा करता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन वर्क। मींस कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर दूसरी सरफेस पर चलेगा तो उनके बीच में एक फोर्स वर्क करती है, वो होती है हमारी फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा हमारी कहां लगती है, अपोजिट टू द मोशन। मीन्स अगर मोशन हमारा इस साइड हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगी, दूसरी साइड हमारी फ्रिक्शन फोर्स लगती है। तो हमारा जैसे मोशन डाउन साइड हो रहा है, स्लाइड करके ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगी, ऊपर लगेगी। सिंपल ये हमारा डायग्राम आ जाता है। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, mg cos थीटा के। मींस ये दोनों आपस में इक्वल है, तो r इज इक्वल टू mg cos थीटा। और सेकंड आ जाता है जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके इक्वल है, मींस ये बैक वाली साइड है और ये आगे वाली साइड है, तो एफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा। ये दो इक्वेशन हमारी सिंपली आ जाती है। तो इन इक्वेशंस को मैं डिवाइड कर देता हूँ 2/1, मींस पहले सेकंड इक्वेशन फिर फर्स्ट इक्वेशन। mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा इज इक्वल टू fs अपॉन r। तो mg से mg कट जाता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा मेरा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू मेरा fs मींस फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन को हम बोलते हैं अपना म्यू। तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाती है मेरा म्यू, मींस एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू आ जाता है म्यू के इक्वल आ जाता है। ये आ जाता है मेरा एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट आता है मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में बिल्कुल हमारा सिंपल सा टॉपिक होता है। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसका डायग्राम बिल्कुल एंगल ऑफ रिपोज की तरह ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या आती है, इसकी डेफिनेशन आती है द एंगल बिटवीन द resultant of friction and normal reaction to the normal reaction is known as angle of friction। means कि जैसे हमारे पास ये फ्रिक्शन वाली है, मीन्स ये वाली जो एरो है ये हमारी शो कर रही है फ्रिक्शन को, मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो ये अपर साइड वाली है ये कर रही है हमारी नॉर्मल रिएक्शन। मीन्स जैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखा हुआ है उसका मास तो मीन्स जो ग्रेविटी वाला है mg वो तो हमेशा डाउन साइड वर्क करेगा, और उसके परपेंडिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसके करता है हमारा नॉर्मल रिएक्शन वर्क। तो ये वाली लाइन तो हो गई हमारी नॉर्मल रिएक्शन की, और जो ये वाली लाइन है ये है हमारी फ्रिक्शन वाली की। तो जो हमारा फ्रिक्शन है उसका नॉर्मल रिजल्टेंट
आ जाता है हमारा ये वाली लाइन, और जो हमारा रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन है उसका भी रिजल्टेंट क्या आ जाता है हमारा, ये जो दोनों के बीच से लाइन जाती है, मीन्स हमारा जो हमारा पैरेललोग्राम लो होता था उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो एफ एस है उसका भी नो रिजल्टेंट ही आ जाता है, और जो रिएक्शन जो हमारा रिजल्टेंट जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन वाला है उसका भी रिजल्टेंट क्या आ जाता है, ये हमारी ये वाली एरो आ जाती है। तो इसका डेफिनेशन क्या आती है, द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मींस इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सिंपली हमारा आ जाता है। अब देख लेते हैं हम इसका जो मतलब डायग्राम, मतलब जैसे डायग्राम बन गया, डायग्राम में हमारा ओ सी बी एक ट्रायंगल बनता है। अब ट्रायंगल की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो टेन थीटा मींस जो एंगल जो ट्रायंगल होता है, टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी बी, मींस जैसे ये वाला ट्रायंगल है ओ सी बी, इसमें हमारा जो परपेंडिकुलर है वो आ गया हमारा ओ सी, और जो हमारा बेस है बेस आ गया हमारा सी बी, तो टेन थीटा ओ सी अपॉन सी बी हमारा ये टेन थीटा इक्वल टू आ गया। अब टेन थीटा ओ सी का मतलब है यहाँ पर ओ सी का मतलब है जैसे ये वाली ओ सी, अगर ये हमारा एक स्क्वायर बन रहा है, मीन्स अगर पैरेललोग्राम भी मान लेते हैं, ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन रहा है यहाँ पर, तो ओ सी इस ए बी के इक्वल होगी, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो ओ सी ए बी के इक्वल होगी। और ए बी किसके इक्वल है, ए बी वाली लाइन हमारे किसके इक्वल है, एफ एस के इक्वल है, मीन्स फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर ओ सी की जगह लिख देते हैं हम अपना एफ एस। सेकेंडली आता है हमारा सी बी क्या है मेरा, सी बी है मेरा नॉर्मल रिएक्शन, मींस जैसे ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलरली क्या वर्क करता है हमारा, एक नॉर्मल रिएक्शन वर्क करता है जो कि सरफेस से लगता है, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा आर। और हमने अभी ये देखा कि जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, मींस कोई फ्रिक्शन है उसके डाउन में हमारा कोई नॉर्मल रिएक्शन आता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, वो आ जाती है हमारी म्यू, तो टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाता है हमारा म्यू के। तो ये आ जाती है हमारी बी इक्वेशन, और ये वाली इक्वेशन है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, मींस इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, ये भी हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल आता है, मींस टेन थीटा इज इक्वल टू न्यू, ये भी हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, और टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज है, दोनों आपस में इक्वल आते हैं। मींस इसकी हेल्प से हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। सो सिंपल सा ये हमारा डेरिवेशन आता है, एग्जामिनेशन के लिए हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन दोनों की और इन दोनों का सिंपल सा ही छोटा सा हमारा डेरिवेशन। सो ये डेरिवेशन हमारा नॉर्मली इतना ही आता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पर क्लिक कर लेता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।